औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स और उसकी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट हिट अ स्टेशनरी कार। ठीक है, जब एक चलता हुआ मोटरसाइकिल आता है और वो एक खड़ी हुई कार के साथ हिट करता है, मतलब एक स्टेशनरी कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो ड्राइवर है ही में फ्लाई ऑफ। ठीक है, जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द ड्राइवर इन द कार में गेट नेक इंजरी। ठीक है, अब एज्यूम करें कि ऐसा ही होता है कि जब एक स्टेशनरी कार के साथ, एक खड़ी हुई कार के साथ कोई बाइक तेजी से आती है और वो उसके साथ हिट करता है, हिट हो जाती है, तो जो मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिल चलाने वाला जो मैन है, वो फ्लाई ऑफ कर जाता है। फ्लाई ऑफ कर जाता है मतलब उड़ के आगे की तरफ कार के ऊपर जाके गिरता है, और जो कार ड्राइवर है उसको नेक इंजरी आने का खदशा होता है। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन आप लोगों ने करना है कि ये किस तरह से पॉसिबल है। तो व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट हिट अ स्टेशनरी कार ही मे फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल एंड ड्राइवर में गेट नेक इंजरी। इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसमें जस्ट किस वजह से है? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एंड द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो रेस्ट या मोशन में स्टे करता है, वो एबिलिटी उसकी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया एज द मोटरसाइकिलिस्ट वांट टू कंटिन्यू हिज मोशन। ठीक है, जब वो कार के साथ हिट करता है तो वो एक्चुअली मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो जब वो कार के साथ हिट करके फ़ौरन स्टॉप हो जाता है, लेकिन इनर्शिया की बाइस जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो अपना मोशन कंटिन्यू रखना चाहता है, मतलब अपना सफ़र जारी रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल से फ्लाई ऑफ कर जाता है। ठीक है, that's why he fly off the motorcycle and the driver sitting in the car tries continues his state of rest। और जो ड्राइवर कार के अंदर बैठा हुआ है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहता है, लेकिन चूंकि कार मोटरसाइकिल जैसे हिट करता है तो कार को एक जर्क फील होता है, मतलब एक झटका लगता है, जिसके बाइस जो ड्राइवर है वो उसका जो लोअर पार्ट है वो स्टेशनरी रहता है, लेकिन जो उसका अपर पार्ट है वो कार के वो मूव करता है, और मूव करने की वजह से या तो उसका जो हेड है वो स्टीयरिंग के साथ जाके टकराता है, या फिर वो उसको जो नेक है उसमें किसी किस्म की कोई इंजरी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि लोअर पार्ट उसका रेस्ट पे होने की वजह से जो अपर पार्ट जस्ट मूव करेगा तो उसमें उसकी जो नेक है उसमें जर्क फील होगा, और उस जर्क की वजह से उसमें इंजरी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ड्राइवर सिटिंग इन द कार ट्राइज कंटिन्यूज हिज स्टेट ऑफ रेस्ट बट एज द मोटरसाइकिल हिट्स द कार द कार रिसीव्स अ जर्क ड्यू टू विच द लोअर पार्ट ऑफ द ड्राइवर मूव्स विद द कार। ठीक है, जो कार है उसको जर्क फील होता है, जिसकी वजह से लोअर पार्ट ऑफ द ड्राइवर जो है वो कार के जर्क के साथ मूव करने की कोशिश करती है, एंड कैन हिट द स्टीयरिंग और मे हैव नेक इंजरी। जो ड्राइवर है उसका जो अपर पार्ट है वो मोशन में आ जाता है, और वो क्या करता है? स्टीयरिंग के साथ हिट क्या करता है, या फिर उसको नेक इंजरी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ऑटम व्हेन यू शेक अ ब्रांच द लीव्स आर डीटैच्ड व्हाई। ठीक है, ऑटम में जब हम किसी भी ब्रांच को शेक करते हैं तो उसमें से लीव जो हैं वो डीटैच होना, मतलब पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? तो यहाँ पे भी जो रीज़न मेन है वो इनर्शिया है। ठीक है, जब हम ब्रांच को शेक करते हैं, ब्रांच को शेक करने की वजह से जो लीव्स हैं वो इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं। तो जब वो ट्राई करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की और ब्रांच के साथ मूव नहीं करना चाहते, तो वो ब्रांच से डीटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, द ब्रांच एंड लीव्स आर इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, दोनों क्या है? इनिशियली रेस्ट पे हैं। व्हेन वी शेक द ब्रांच, जब हम ब्रांच को शेक करते हैं, इट कम्स इन मोशन, ये हरकत में आ जाती है, बट लीव हैज़ द टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट। लेकिन लीव्स इनर्शिया की वजह से उसमें टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में खुद को रेस्ट पे रखें, दैट्स वाई दे डीटैच फ्रॉम द ब्रांच, इस वजह से वो ब्रांच से लीव कर जाते हैं। ठीक है, डीटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाई इट इज़ नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक्स ओनली ऑन द फ्रंट व्हील्स ऑफ द बाईसाइकिल। ठीक है, फ्रंट व्हील पे जस्ट ब्रेक्स अप्लाई करना सेफ क्यों नहीं है? अच्छा, जब व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स, जब हम फ्रंट व्हील पे जस्ट बाईसाइकिल के ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है
कि जो साइकिल है वो स्टॉप तो कर जाती है, लेकिन जो उसका रेयर पार्ट है, मीन्स कि जो उसका पिछला टायर है, पिछला जो व्हील है, वो मोशन, वो इनर्शिया की वजह से खुद को मोशन में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मोशन में जब वो खुद को रखने की कोशिश करेगा तो वो एकदम से स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि वो वो ऊपर को उठ जाएगा। ठीक है, इट में लिफ्ट अप, जिसकी वजह से वो ऊपर को उठ जाएगा, विच में कॉज एन एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है, जो साइक्लिस्ट है वो आगे को गिर सकता है। ठीक है, when we apply brakes only on the front wheel of the bicycle it may stop, ये रुक, आगे वाला व्हील तो रुक जाएगा, बट द रेयर व्हील, लेकिन जो पिछले वाला व्हील है, wants to continue its motion, वो अपना मोशन जारी रखने की कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, बट इट मे लिफ्ट्स अप एंड इट्स मे लिफ्ट्स अप, जिसकी वजह से वो ऊपर को उठ जाएगा और एक्सीडेंट का बायस बनेगा। इस वजह से ये सेफ नहीं है कि हम जस्ट फ्रंट व्हील पे ब्रेक्स अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिड्यूस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिड्यूस करवाना है। ठीक है, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करना है यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है, कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स है, और उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे ए किसकी इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट जो फोर्स है, वो जो जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका जो नेट है, अगर वो जीरो है तो जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, और जो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से वो अपना यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, तो इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास फोर्स जीरो है, देन वी एफ किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एफ जो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो जीरो है, तो वी एफ किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है। तो बॉडी जो मतलब स्मूथली यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। तो जब हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर जीरो है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी के ही इक्वल होगी, मींस के बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, एंड बॉडी कंटिन्यूज इट्स यूनिफॉर्म मोशन। और इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर एफ इज इक्वल टू जीरो है, देन वी एफ इज इक्वल टू वी आई, एंड इफ वी आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर f इज इक्वल टू जीरो है तो वी एफ किसके इक्वल होगा, वी आई के इक्वल होगा। और अगर हम ये कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है, तो इट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, देन वी एफ इज इक्वल टू जीरो एंड द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी और बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। ठीक है, हमने क्या बोला है कि अगर न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ हमने कैसे डिड्यूस किया है, कि हमने सपोज कर लिया जो नेट फोर्सेस हैं वो जीरो के इक्वल हैं, तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो मूव करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगी। और अगर नेट फोर्सेस इक्वल टू जीरो हैं तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, बट हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, तो बॉडी क्या है, रेस्ट ही पे है। According to Newton's first law, if no net force acts on object, then the body will remain at rest और continue its uniform motion। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। दीज फोर्सेज ऑलवेज इन पेयर। ठीक है, जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज हैं वो हमेशा पेयर में एक्ट करती हैं। डू दे बैलेंस ईच अदर, क्या ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। कैन बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या जब एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस जो हैं वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करें तो वो उनको बॉडी को मोशन में मूव करवा सकती हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शंस में ऑपोजिट होते हैं। दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। रीजन इसकी क्या है, द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, ये एक दूसरे को, हमारे पास लेट्स सपोज कि ये हमारी बॉडी है। ठीक है, अब बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है ग्रेविटी की वजह से।
ठीक है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स है जो बॉडी को बैलेंस किए हुए है और वो किसके अपवर्ड एक्ट कर रही है और बॉडी का वेट क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन, ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, लेकिन ये सेम बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये सेम बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। हम जब यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने एक फुटबॉल है उसको किक किया है। ठीक है, किक करने के बाद हमने फोर्स कहाँ पे एक्सर्ट की है, फुटबॉल के ऊपर एक्सर्ट की है, और हमारी फुट पे जो हमने जो पाँव पे पेन फील किया है वो किसकी वजह से किया है कि फुटबॉल ने इक्वल फोर्स हमारे पाँव पे एक्सर्ट की है। तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस हैं, एक फुटबॉल पे एक्सर्ट हो रही है, दूसरी हमारे फुट पे एक्सर्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही हैं, देयरफॉर ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती एंड द बॉडी विल मूव अंडर द एक्शन रिएक्शन पेयर। इस वजह से फुटबॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हम कहते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर में बॉडीज मूव करती हैं बिकॉज दे कैन नॉट कैंसल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर। एक आदमी है वो तेल फर्श पे गिरा हुआ है, उसके ऊपर वो स्लिप हो गया। ही वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस एरिया, अब वो उस ऑयली एरिया से बाहर आना चाहता है, लेकिन ही इज अलोन, वो वहाँ पे अकेला है। ही थ्रोज हिज बैग टू मूव आउट ऑफ हिज स्लिपरी एरिया, वो अब उसके पास एक बैग है, वो स्लिपरी एरिया से बाहर आने के लिए उस बैग को थ्रो आउट करता है। ठीक है, उस बैग को फेंकता है। तो वाई इट इज सो, वो क्यों फेंकता है उस बैग को, और ये वाला जो एक्शन है वो उसको स्लिपरी एरिया से बाहर आने में कैसे हेल्प आउट करता है, इसकी हमने अब रीजन देनी है। ठीक है, the man's bag is helping him escape the slippery area because of the momentum and friction। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या है, मोमेंटम और फ्रिक्शन है। when he throws the bag, जब वो अपना बैग फेंकता है तो it creates an action reaction force। ये क्या मतलब, जो वो बैग वो थ्रो करता है तो वो उसका एक्शन है, और उस थ्रो के केस में एक रिएक्शन जनरेट होता है जो उसको प्रोपेल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जो उसको हेल्प आउट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने में, अलोइंग हिम टू गेन मोमेंटम, जिसकी वजह से वो मोमेंटम गेन करता है और इस मोमेंटम की वजह से वो स्लिपरी एरिया से बाहर आ जाता है। और दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एज एन एक्शन वो अपने बैग को फेंकता है और एज अ रिएक्शन वो मूव करता है, जिसकी वजह से वो मोमेंटम गेन करता है, और मोमेंटम गेन करने की वजह से वो स्लिपरी एरिया से बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वुड यू यूज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ रॉकेट। ठीक है, मोशन ऑफ रॉकेट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉकेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बिल्कुल भी इन्हें मिस नहीं करना। हर तरह के रॉकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इन केस ऑफ रॉकेट, रॉकेट के केस में एज एन एक्शन द गैसेस रशेस आउट ऑफ द टेल। ठीक है, जब रॉकेट जो है उसमें फ्लाई ऑफ होना होता है तो उसकी टेल में से जो गैसेस हैं वो रश आउट होती हैं। गैसेस सारी फ्यूल बर्न जब करता है तो गैसेस जो हैं वो टेल से बाहर को आती हैं, जो उसका क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। और इसके रिएक्शन में जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव कर जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, एज द रॉकेट एक्सपेल हॉट गैसेस, जैसे ही रॉकेट अपने हॉट गैसेस को एक्सपेल करता है तो इन गैसेस का एक मोमेंटम होता है। ठीक है, जो एक क्या कहलाता है, इनिशियल मोमेंटम कहलाता है ऑफ द गैसेस। इस और ये मोमेंटम किस में ट्रांसफर हो जाता है, रॉकेट में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो एक मोमेंटम गेन करता है, और उस मोमेंटम की वजह से वो कहाँ मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और हम कहते हैं कि जो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम, और ओवरऑल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जो क्या इस वजह से जो रॉकेट है वो किसको फॉलो ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाई आर क्रिकेट बैटर ग्लव्स पैडेड विद फोम। ठीक है, जो क्रिकेट बैटर जो है जो बैटिंग कर रहा होता है बंदा, आप उसने देखा होगा कि उसके जो ग्लव्स हैं उसमें फोम भरा हुआ होता है। तो इसकी क्या रीज़न है, उसमें क्यों वो फोम फिल हुआ होता है। द फोम पैडेड इन द ग्लव्स हेल्प्स टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट।
ठीक है, जो वो फोम वो ग्लव्स जिनके साथ जिनमें फोम फिल हुआ होता है वो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, मीन्स के जब बॉल जो है या बॉल जो है वो क्रिकेट बैट के साथ हिट करता है तो बैट में एक बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होती है। वो फोर्स हमारे हैंड्स के ऊपर पेनफुल हो सकती है, हमारे हैंड्स के लिए पेनफुल हो सकती है। और उस पेन को रिड्यूस करने के लिए जो बैटर हैं वो ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, क्रिकेट बैटर ग्लव्स पहनते हैं और उस ग्लव्स की वजह से जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, मतलब वो फोर्स रिड्यूस हो जाती है और टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो फोर्स ज़्यादा टाइम के लिए हैंड्स के ऊपर एग्जर्ट होती है और जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट डिक्रीज होने की वजह से अब किसी हमारे हैंड्स पे किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं आती। ठीक है, सो द इम्पल्स गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, अब ये वाला ये जो टॉपिक है ये यूनिट 4 में भी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने यूनिट 4 सुना है तो वहाँ पे हम डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं। वहाँ पे भी हमने ये रीज़न डिस्कस की है कि टाइम ऑफ इम्पैक्ट के इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि यहाँ देखें ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, ये फोर्स है, तो फोर्स और टाइम का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। जब फोर्स टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जितने टाइम के लिए जो बॉल है वो हमारे हैंड्स के साथ टकरा रही है वो टाइम बढ़ रहा है और टाइम के बढ़ने से जितनी वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से इम्पल्स कम हो रहा है। और इम्पल्स के कम होने की वजह से हमारे हैंड्स पे किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं होती। इस वजह से जो बैटर के ग्लव्स हैं उनको फोम के साथ पैड किया जाता है। ठीक है, why your weight will be greater near earth where your weight will be greater near earth or near moon, what about mass। ठीक है, वो कह रही हैं कि आपका जो वेट है वो कहाँ पे ज्यादा होगा, अर्थ पे या फिर मून पे। और आपके मैथ के बारे में क्या है, तो अगर हम मैथ देखें तो मैथ जो है वो मैटर इन द बॉडी है। हमारी बॉडी में कितना मैटर मौजूद है वो क्या कहलाता है, मैथ कहलाता है। हमारी बॉडी में जो मैटर है वो अर्थ पे भी सेम रहेगा और मून पे भी सेम रहेगा। इट मीन्स के मैथ पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे हम अर्थ पे हों या फिर मून पे हों। ठीक है, लेकिन जो वेट ऑफ द बॉडी है वो किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी अर्थ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू मून। ठीक है, इस वजह से हमारा जो वेट है वो अर्थ पे ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू मून। ठीक है, द वेट ऑफ आवर बॉडी इज इफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। दैट्स ठीक है, मैस जो वेट ऑफ द बॉडी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी एंड मास ऑफ द बॉडी जिसका फार्मूला वेट का फार्मूला क्या हो जाता है एम जी। लेकिन मास ऑफ द बॉडी जो है वो हर जगह पे सेम रहता है। दैट्स वाई ओनली वैल्यू ऑफ जी इफेक्ट्स वेट। जो वैल्यू ऑफ जी है वो किसको वेट को इफेक्ट करेगी। ठीक है, मास चूंकि कांस्टेंट रहता है तो वैल्यू ऑफ जी सिर्फ वेट को इफेक्ट करेगी और हमारा वेट जो है वो अर्थ पे ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू मून, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ जी है वो अर्थ पे 9.8 है और मून पे कितनी है 1.625 है। और 625 मीन्स के मून पे जी की वैल्यू कम है जिसकी वजह से हमारा वेट मून पे कम होगा एज कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, when Ronaldo kicks the ball at the highest point of the ball, earth and ball attract each other with the same magnitude of force. Why then the ball moves toward earth and not the earth। ठीक है, वो कह रही हैं